नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कई सारी चीजें हैं जिनकी खूब बातचीत हो रही है। हम एक ऐसे मामले से शुरुआत करते हैं जो लोकसभा चुनाव में खूब छाया रहा, और ये मुद्दा था संविधान बदले जाने का। अब फिर से उस पर बातचीत शुरू हो गई है। कहीं संघ का कोई नेता जो है वो संविधान की प्रस्तावना में किसी शब्द पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो कहीं कोई उनका मंत्री उसके समर्थन में उतर जा रहा है, और ये परिस्थितियां सामने आ रही है। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस समाजवाद और इस चीज को लेकर के जो शब्द जिससे समस्या है भारतीय जनता पार्टी को, एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी के अपने जो पार्टी का उनका संविधान है उसमें भी उन सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान से पहले अपना संविधान क्यों नहीं बदल रही है? क्या उसमें भी वही डर है उनको? जय संविधान। देख राम प्रकाश जी, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये तो बाद के प्रश्न है। असली प्रश्न है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि 2024 में जो चुनाव हुआ और जून में जिसके बाद एक सरकार बनी एनडीए की और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्या वो वैध सरकार है? क्या वो कानूनी सरकार है? क्या वो संवैधानिक सरकार है? क्योंकि कोई भी चुनाव हो उसके पहले जो वोटर लोग हैं उनकी जब लिस्ट बनती है तो उसके पहले जांच पड़ताल चुनाव आयोग करता है। और अब चुनाव आयोग बिहार के चुनाव के 2 महीने पहले की ये कह रहा है कि बिहार के अंदर चुनाव के पहले हम पूरा पुनर्निरीक्षण करेंगे और उसी प्रकार की प्रणाली को अपनाएंगे जो एनआरसी में प्रपोज थी। देखिए, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपको भी याद होगा जब आपको आधार बनाने के लिए कहा गया था कि बिना आधार के आपकी आइडेंटिटी प्रूव नहीं होगी, मतलब जिसके पास आधार होगा यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, माने जैसे कहते हैं विदेश के अंदर आपके पास एक कार्ड ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो सके। तो हम लोगों से कहा गया कि आपको आधार कार्ड तो बनवाना पड़ेगा, बिना आधार कार्ड के आपका जीवन अधूरा है। सबने आधार कार्ड बनवा लिया, 99% लोगों ने बना लिया। अच्छा, जब हमसे आधार कार्ड बनवा लिया आपने और हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी कार्ड आ गया, तो आज चुनाव के पहले 2 महीने पहले चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो हम ये चुनावी लिस्ट देखेंगे इसमें आधार कार्ड को आधार नहीं मानेंगे। इसका माने हमारे साथ धोखा हुआ। आधार कार्ड बनवा लिया हमसे और कह रहे हैं उसको मानेंगे। किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? आपकी जन्म तिथि का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बताइए आनंद जी, हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल इंटर किया है, हमारे पास तो प्रूफ है, हमारे पास तो पासपोर्ट है, हमारे पास तो पैन कार्ड है, हमारे पास तो बैंक के कागजात हैं। हमारे देश के 60% लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनकी झुग्गी झोपड़ी आपने दिल्ली के अंदर तोड़ दी, उत्तर प्रदेश के अंदर तोड़ दी और उनके घरों को ढहा दिया। और जब वादा किया था, दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुआ तो उनसे वादा किया गया था जहां झुग्गी वहां मकान, और उस वादे के आधार पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया था। अब उनसे कह रहे हैं आधार नहीं मानेंगे। अच्छा, उनके बाद अब पता ही नहीं होगा, जब मकान टूट गया तो पता कैसे होगा? सारा मकान के अंदर उनका खत्म हो गया तो वोटर, अब वो वोटर लिस्ट नहीं है, उनका वोट देने का अधिकार खत्म। और ये लोग कौन है जिनका वोटर देने का अधिकार खत्म हो गया? ये दलित हैं, ये मुसलमान हैं, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दलित और मुसलमान हैं। अच्छा, अब ये इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के इलेक्शन में अगर आज मान लीजिए 8 करोड़ वोटर्स हैं, अब वो घट के 5 करोड़ रह जाएंगे, 3 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और 2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होगी। और 2 महीने के अंदर उनको अपनी जन्म प्रमाण पत्र, उन्हें अपना ही नहीं अपने माता पिता का भी देना होगा, दोनों का देना होगा। अब माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, ये तेजस्वी यादव ने बताया कि 2002 में जब ये पुनर्निरीक्षण हुआ था, 2.5% लोगों के पास जन्म का प्रमाण पत्र था, 2.5% लोगों के पास। आधार को आप मानेंगे नहीं, पासपोर्ट उनके पास है नहीं, मकान उनका आपने तोड़ दिया। तो ये बिहार वालों को समझना चाहिए, और ये राहुल गांधी को एक आंदोलन चलाना चाहिए 2 महीने पहले, अभी कल से शुरू कर दें। अगर इस प्रक्रिया को नहीं रोका गया, बिहार इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारे मुसलमानों के और सारे दलितों के वोट कट जाएंगे, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है वो इन्हीं 2 कम्युनिटी में सबसे कम है। और जब उनके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, वोटर लिस्ट में नाम आएगा नहीं, आधे नाम कट जाएंगे। जो बचेंगे वही लोग होंगे जो मकान में रहने वाले हैं, कोठियों में रहने वाले हैं, फ्लैट में रहने वाले हैं, एसी चलाने वाले हैं, कार में चलने वाले हैं। और उन लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई परेशानी नहीं है, उनको तो बड़ी सड़कें चाहिए, चमचमाती हुई सड़कें चाहिए। गरीब आदमी बेचारा जो
15,000 कमाता है और झुग्गी में रहता है, झुग्गी उसकी गई टूट, किराए का मकान उसको 5,000 से कम मिलेगा नहीं और उसका जीवन हो जाएगा खत्म, वोटर आइडेंटिटी खत्म। और ये सारा जो ये आरएसएस करा रही है और जो इनकी प्रस्तावना है, उससे ये सिद्ध होता है अब ये देश गरीबों के लिए रहने के लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर सोशलिस्टिक रिपब्लिक होगा तो गरीबों को अधिकार होगा अपना अधिकार मानने का। जब कहेंगे अब सोशलिस्टिक है ही नहीं, अब तो भाई अमीर लोगों का रहने का अधिकार है, गरीबों को तो ये है ना उनको नाले के किनारे मकान बनाने देंगे, ना उनको कहीं सड़क के किनारे मकान बना देंगे। वैध मकान खरीदेगा 70-80 लाख से कम में फ्लैट नहीं मिलेगा, लैंड वो खरीद नहीं सकता, प्लॉट खरीद नहीं सकता। इसका माने ऐसी दिल्ली बनेगी अब, जिस दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, लोग अपनी ऑडो और मर्सिडीज उसमें घुमाएंगे और गरीब आदमी की झुग्गी झोपड़ी खत्म हो जाएगी। गरीब आदमी गांव वापस चला जाएगा, गांव के अंदर काम होगा नहीं, वहां भूखा मरेगा और यहाँ पे हम लोग तरस जाएंगे, क्योंकि हमें हेल्पर्स नहीं मिलेंगे। सब्जी फल खरीदने के लिए हमको 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, खाना बनाने वाले होंगे नहीं, घर में हेल्पर्स नहीं होंगे। वही स्थिति हमारी हो जाएगी यूरोप अमेरिका में लोगों की है। सुबह जाते हैं नौकरी करने, शाम को लौटते आते हैं, हफ्ते में दिन भर घर की सफाई करते हैं, हर 10 दिन के बाद बाहर से सामान खरीद के आते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं होता। हमारे देश के अंदर अमीर और गरीब को एग्जिस्ट करते हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चलता, हमारे बिना उनका काम नहीं चलता। अब अमीर भी रोएगा और गरीब भी रोएगा। देश को एक ऐसा देश बना देंगे जो केवल गुजरातियों के लिए होगा, अंबानी और अडानी के लिए होगा। बिल्कुल, जो जिस तरीके की जिस झर्रे पर चल रहे हैं। खैर, एक और चीज है सर कि ये जो पूरी कवायद शुरुआत हुई है, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, एक तरफ संविधान को के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो तो मंडरा ही रहा है, उसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। वो तो खाली 400 सीटें नहीं आई, 400 सीटें आ गई होती तो शायद पहला काम ही यही होता, मजबूरी में माथे से लगाना पड़ रहा है संविधान को। लेकिन सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा खुलासा किया, फिर उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है वो फिक्स किया गया, कैसे चुरा लिया गया। और उसके बाद अब चुनाव आयोग की ये नई कवायद शुरू हुई है ना, केंद्रीय चुनाव आयोग की, कि अब वो बिहार में सूची को 1 महीने के अंदर पुनरीक्षित कर देंगे, पूरा 1 महीने में उसको सेटल करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ चुनाव से पहले फाइनल पब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। उसमें एक और चीज है कि जो जब चुनाव आयोग पूरी सूची बना लेगा, फिर वो आपको अवसर दे रहा है कि आप जो उसमें ऑब्जेक्शंस होंगे ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कागज की जो प्रक्रिया हमारे देश में है, क्या उसमें 1 महीने में कागज बन करके मिल जाएगा? इस बात की गारंटी बिहार की सरकार ले पाएगी क्या? कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है भाई। देखिए, जो सड़क के किनारे रह रहा है आदमी, उसके पास बहुत ज्यादा कुछ है, तो एक राशन कार्ड है और एक आधार कार्ड। और ये हमसे वादा किया गया था, ये देश से वादा किया गया था कि आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होगा और इसके आधार पे ही आपकी नागरिकता सिद्ध होगी। तो अगर अच्छा फिर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो तो आधार कार्ड तो ऐसे ही लोग बनवा लेते हैं, इसका माने आपकी गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो गई। आप तो 11 साल से सरकार में हैं, 11 साल में आपने जो गलत तरीके से लोगों ने आधार कार्ड बनाए थे, उनके आधार कार्ड को निरस्त कर देते, उसी आधार कार्ड के बेसिस पे उसी जगह के और बाकी सत्यापन करने के बाद ही तो आपने उनको राशन 5 किलो राशन दिया, 5 किलो राशन भी दे दिया। इसका मैंने गलत लोगों को राशन दिया, पाकिस्तानियों को राशन दिया। अगर आपने राशन भी दिया, वोट देने का अधिकार दिया, बिजली दी, पानी दी, मकान दिया, वादा किया जहां जोगी वहां मकान, ये सब वादे झुटला के अब आप कह रहे हैं आप देश के नागरिक तो हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार आपको नहीं है। अरे अगर देश के नागरिक है तो वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है भाई? ये तो हमारे चुनाव आयोग का जो मूल प्रस्तावना है भाई, हर उस आदमी को वोट देने का अधिकार है जो देश विरोधी नहीं और पागल नहीं है। तो इसका मतलब अगर 2 करोड़ों के नाम बिहार के अंदर कट जाते हैं तो क्या वो पागल हैं या वो हिंदुस्तानी नहीं है? हिंदुस्तानी भी हैं, मानसिक स्थिति भी अच्छी है, लेकिन उनके पास क्योंकि और उनको सारी सुविधाएं सरकार की मिली हैं, इसका माने सरकार ने फर्जी लोगों को। और ये 2024 का जो चुनाव हुआ और ये जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, क्या इनको निरस्त नहीं कर देना चाहिए? क्या 6 महीने के अंदर पूरे लोगों का पुनर्निरीक्षण हो जाए और सबका जब नए वोटर लिस्ट बन जाए, क्या गरीबों को वोट देने का अधिकार खत्म हो गया? जो चाहती थी आरएसएस, देश की आजादी के बाद औरतों का अधिकार खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद गरीबों का अधिकार खत्म हो जाएगा, केवल ब्राह्मणों का अधिकार होगा। अब हजबोले साहब कह रहे हैं, हजबोले साहब भी ब्राह्मण है, तो आरएसएस प्रमुख क्या हिंदुस्तान के अंदर केवल ब्राह्मण हो सकता है? इसका मतलब यह है दलित ओबीसी को आप आरएसएस प्रमुख नहीं बना सकते क्या? बनाइए। अगर आप कहते हैं कि सब लोग बराबर हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो स्थिति आपने मचा दी है, जहां पे यादव कथावाचक हैं वहां ब्राह्मण लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा, जब ब्राह्मण है वहां यादव, ये क्या
आपने जातिवाद फैला दिया। हम कह रहे हैं देश के 145 लोगों को जोड़ो, तुमने हिंदू मुसलमान किया, हिंदू आदिवासी किया, फलाना क्रिश्चियन किया, अब ब्राह्मण यादवों को भिड़ा दिया, रामजी लाल सुमन के घर में करणी सेना वाले चढ़ गए। देश के अंदर युद्ध मचा रखा है, केवल कलह मचा रखी है, और हिंदुत्व के नाम पे मेरे देश को कमजोर और बदनाम किया जा। लेकिन इस गृह युद्ध का जिम्मेदार तो चुनी हुई पार्टी, चुनी सरकार, सत्ताधारी दल का चुना हुआ सांसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है, उस समय की सीजेआई को बता रहा है। भाई देखिए, अब ये भी सुप्रीम कोर्ट को कहना नहीं चाहिए, उनकी हम इज्जत करते हैं, उनकी कोई विपरीत टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर सकता मैं, लेकिन अगर मैं मुख्य न्यायाधीश होता, उस आदमी को जेल में भेज देता, चाहे कुछ होता। जो भी आदमी देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके खिलाफ कोई टिप्पणी करता है और गंदी टिप्पणी करता है, उसको तुरंत जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, उसे देश विरोधी मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी, उनके न्यायाधीशों का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, अपनी रीढ़ की हड्डी को दिखाना चाहिए कि हमारे पास ताकत है, जैसे शेषन साहब ने चुनाव आयोग में दिखाया था। अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम है, अगर मैं भी कल कोई गुस्ताखी करूं, लेकिन अगर इस प्रकार से लोग जा जाके, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग और धनखड़ साहब, अगर वो कहते हैं कि सुप्रीम पार्लियामेंट है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं नहीं संविधान ऊपर है, इसका माने 400 सीटों के बाद छोड़ दीजिए ना प्रकाश जी, नहीं मिली 400 सीटें। लेकिन नीतीश कुमार की दुष्टता की वजह से, चंद्रबाबू नायडू के निकम्मेपने की और नालायकी की वजह से ये देश का संविधान बदला जा रहा है, और ये देश के लिए दुर्दशा का कारण होगा। ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है। जो दिल्ली के अंदर मकान टूटे हैं, अगर 10 लाख मकान भी टूटे हैं, झुग्गी झोपड़ियां टूटी हैं, उसमें 8 लाख झुग्गी झोपड़ियां हिंदुओं की हैं, और उसमें 6 लाख जो झुग्गियां हैं वो दलितों की हैं। ये दलित विरोधी लोग हैं, ये ओबीसी विरोधी लोग हैं। कोठियों में रहने वालों को कोई परेशानी नहीं है, बड़े बड़े फ्लैट और ऑडी गाड़ियों वालों को कोई परेशानी नहीं है। जो ठेले वाले बेचारे घर में काम करके अपने घर का खर्चा चलाते हैं, गांव से शहर में आए हैं, 15 से 20 हजार रुपए महीने कमाते हैं, अब वो किराए के मकान में जाएंगे, 3-4 हजार रुपए महीना किराया देंगे, जो मकान से लोन दिया है वो वापस नहीं कर पाएंगे, वो भी उन्हें देना पड़ेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, वो भी खरीद के पड़ेंगे। अब लोग केवल गरीबी में जिएंगे, और अब धीरे धीरे गरीबी और बढ़ेगी। लेकिन इन लोगों को केवल चुनाव से मतलब है, चुनाव जीतने से मतलब है। बिहार में जो ये हो रहा है, अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसके खिलाफ अगर देशव्यापी कोई अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन नहीं शुरू करते हैं, इसका माने लिख के रख लीजिए, इस इलेक्शन बिहार में और बंगाल के अंदर अपोजिशन पार्टी सिमट जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह जीतेगी। देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान का नाम ले लेवा कोई बचेगा नहीं। यानी अगर आंदोलन बड़ा नहीं हुआ तो ये शायद बिहार के लोग आखिरी बार वोट डाल रहे होंगे, सारे लोग। खैर, अगर सर सूची 1 महीने में अगर बिहार में उसकी पूरी सूची की समीक्षा की जा सकती है, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं की जा सकती है? फिर उसके लिए इंतजार क्यों हो रहा है? फिर पूरे देश में एक साथ समीक्षा क्यों नहीं हो जा रही है? नहीं, अभी बिहार का इलेक्शन फिक्स करना है ना भाई। अभी यही तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई। पिछली बार जब किया गया था पुनर्निरीक्षण 2002-2003 में, 1 साल लगा था, 1 साल। भाई हमारे घर में भी आएंगे, हमसे पूछेंगे, अब 52 साल पहले तो मैंने इंजीनियरिंग की है, सन 75 में हाई स्कूल किया है। अब 75 का मतलब होता है कितना, 70 कितने 55 साल हो गए, 60 साल हो गया। 55-60 साल पुरानी डिग्री वो सब निकालने की मैं ढूंढूंगा, अपनी सब खोलूंगा बक्से। भाई 15-20 साल तक तो संभाल के रखा, क्योंकि नौकरियों में जरूरत पड़ती थी सर्टिफिकेट देने की। अब बुढ़ापे में हम सोचा था यार अब काम खत्म हो गया, चलिए पासपोर्ट है हमारे पास, तो दुनिया भर के कागज हैं। लेकिन गरीब आदमी के पास कहाँ कुछ है, ना जन्म प्रमाण पत्र है। अरे गांवों में आपको अभी भी 80% लोग ऐसे मिल जाएंगे, उन्हें पूछो क्या कब किस साल में तुम्हारा जन्म हुआ था, वो बताएंगे गर्मी का मौसम था और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब अंदाजा आप लगा लीजिए। अब आपको ये नहीं पता चलेगा ये सन 62 का है, 55 का है, पूछिए उम्र आपकी क्या है। ऐसे ही है कोई 65 से 75 के बीच में। आधे लोग आपको हिंदुस्तान में ऐसे मिलेंगे, अब उनसे आप कागज मांगेंगे। इसका मतलब यह है गरीबों को वोट देने का अधिकार गया, और अब जो है ये देश केवल बड़े बड़े लोगों का है। अब मान के चलिए अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अपोजिशन पार्टीज अगर आंदोलन नहीं चलाती, और ये आम आदमी पार्टी और टीएमसी आपस में हाथ नहीं मिलाती और सड़क पे नहीं उतरती, इसका मतलब यह है अब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म हो गया है। देश के अंदर मनुवाद चलेगा, मनुस्मृति चलेगी, और कथा वाचन और मंदिरों के अंदर केवल दक्षिणा लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का होगा।
मैं तो ओबीसी दलितों से निवेदन करता हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, इसके बावजूद निवेदन करता हूं, आप दक्षिणा चढ़ाना बंद कर दीजिए, मंदिरों के अंदर पैसा चढ़ाना बंद कर दीजिए, और मिठाई भी चढ़ाना बंद कर दीजिए, वरना बाहर जाके हलवाई को दोबारा भेज देते हैं, वहां केवल फूल माला चढ़ाइए। ये भारत जैसे देश आपको में बुरा है तो नहीं जहां लगा राम पर, प्रकाश जी, ये बात आपको बुरी तो नहीं लगी? नहीं नहीं सर, मैं तो यही आपसे पूछने जा रहा था कि सर भारत जैसे देश में क्या ये संभव है? आज जब लोग जिन मोहल्लों में रहते हुए आ रहे हैं 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 साल से, और आज वहां अचानक से हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया है, तो ऐसे में क्या ये संभव है? नहीं नहीं, देखिए संभव हो ना हो, हम तो देखिए जो राष्ट्र हित में उसका प्रयास करेंगे। संभव ना हो, भाई देखिए मैं गर्व से मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, गर्व से कहता हूं ब्राह्मण हूं, लेकिन अगर मेरा ब्राह्मणत्व, अगर मेरा हिंदुत्व भारत माता की प्रगति के मार्ग में बाधक बनता है तो मैं पहले हिंदुस्तानी हूं। मैं भारत माता का बेटा हूं, भारत माता का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर भारत माता का नुकसान होता है, अगर हिंदू मुसलमान से भारत माता का नुकसान होता है, मैं फिर सहमत नहीं हूं। अगर ये यादव और ब्राह्मणों का तनाव जो इटावा एटा के अंदर ओबीसी वर्सेस सवर्ण हो गया है, रामजीलाल सुवन के खिलाफ अगर करने सेने वाले करते हैं और मेरा हिंदू धर्म और हिंदुस्तान टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं। तो मैं तो रिस्क लेके कह रहा हूं, मैं तो रिस्क लेके कह रहा हूं। और अब तो ये जो विद्वत परिषद है उसने भी कह दिया है, किसी भी जाति के व्यक्ति को कथा वाचन का अधिकार है। और जिसका कथा वाचन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? किसका कथा वाचन करने का अधिकार ब्राह्मणों को है? वो यदुवंशी का कथा वाचन केवल ब्राह्मण कर सकता है। माने महर्षि वाल्मीकि तो लिख सकते हैं ग्रंथ, उनमें कोई परेशानी नहीं है, महर्षि वाल्मीकि ग्रंथ लिख सकते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि की संतानें उसको पढ़ नहीं सकती। ये किस प्रकार का वो है? तो भैया हम लोग तो रिस्क लेके जो राष्ट्र हित में है वो बोलेंगे। अगर मैं विदेश जाऊं और वहां जाके मुझसे अल्लाह अकबर कहलाया जाए, या मुझसे कहा जाए कि आपको जीसस क्राइस्ट की पूजा करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर पाऊंगा कि मैं सनातनी हूं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी क्रिश्चियन या मुसलमान से कहा जाए कि तुम जय श्री राम कहो, वो भी उचित नहीं है। तो देखिए जो चीज अनुचित है वो अनुचित है, जो चीज उचित है उचित है। अगर लोग अपने जाति और धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए भारत माता को चोट पहुंचाते हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। और एक भी जरा सर हम इस मुद्दे से थोड़ा सा आगे चलें, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, हम देश की बात करें, जरा देश की बात कर लें, सरकार की बात कर लें, विश्व के स्तर पे हम कहाँ खड़े हैं उसकी बात कर लें। एससीओ की मीटिंग होती है, एससीओ की मीटिंग में राजनाथ सिंह जाते हैं वहां पर चीन के अंदर, और फिर बहुत बड़ी खबर चलाई जाती है मीडिया के अंदर कि राजनाथ सिंह ने वहां पर प्रस्ताव पर साइन नहीं किया। इस साइन नहीं करने से भारत को क्या हासिल हो जाता है? क्या भारत का जो अपमान दुनिया के स्तर पर चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? और साथ में वहां से बड़ी खुशखबरी के रूप में राजनाथ सिंह साहब ये लेकर के आते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। भाई देखिए असली मुद्दा यह है कि उन्होंने साइन नहीं किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्होंने साइन क्यों नहीं किया? साइन क्यों नहीं किया? साइन इसलिए नहीं किया कि जो रेजोल्यूशन बनना था जिसमें साइन होने थे, उसमें भारत ये चाहता था कि उसमें पहलगांव मुद्दे का नाम लिया जाए। उस एग्रीमेंट के अंदर, उस रेजोल्यूशन के अंदर पहलगांव का नाम नहीं लिया गया। पाकिस्तान को किसी प्रकार का दोष देने से इनकार किया, बल्कि यहां तक जो राजनाथ सिंह का एड्रेस था उसमें भी उन्होंने कहा कुछ मुल्क आतंकवाद को समर्थन देते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अरे भैया अगर आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया तो पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया? किसी मुल्क पे तो नहीं किया था, पाकिस्तान पे किया था। तो पाकिस्तान का नाम जब राजनाथ सिंह की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान का नाम लेने की, तो उन्होंने उस रेजोल्यूशन में इसका नाम नहीं डाला। इजराइल ईरान की बात की लेकिन पहलगांव की बात नहीं की। जब पहलगांव की बात नहीं की तो मानी बात है कि आप उसमें दस्तखत नहीं कर सकते, क्योंकि आप चाहते थे वो नाम लिया जाए, उन्होंने नहीं, चीन ने नहीं माना। अच्छा, पाकिस्तान और चीन प्रिवेल कर गए और आपकी बात को माना नहीं गया। इसका मतलब यह है, अब जैसे आप गए G7 में गए और वहां फोटो में इसलिए आप नहीं खड़े हो पाए क्योंकि वहां की लोकल पॉपुलेशन ने विरोध किया कि मोदी जी इसमें नहीं खड़े होने चाहिए, जैसा सोशल मीडिया कह रहा है। तो इसका मतलब ये आप इसका श्रेय लें कि मोदी जी बाइकॉटेड। अरे बाइकॉटेड नहीं हुआ, फोर्स्ड बाइकॉट। अगर वो बात सही है तो। अब इसी तरह से एससीओ के अंदर अगर रिजोल्यूशन आपके मन के मुताबिक नहीं था, उसके विरोध में था, इसलिए आपको दस्तखत करने से वंचित रखा गया, या आप खुद रहे। भाई मानी बात है कि अगर मैं कहूं कि साहब पहलगांव का घटना जो है पाकिस्तान ने कराई, मान लीजिए मैं राजनाथ सिंह होता
और वहां रेजोल्यूशन ये पास होता है कि नहीं, पहलगाम की घटना पाकिस्तान ने नहीं कराई है, हिंदुस्तान ने कराई है, मान लीजिए, खुदा होना नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने ही कराई है, अगर हो रेजोल्यूशन तो मैं दस्तखत कैसे कर दूंगा, मैं मानीवाद बाइकआउट करूंगा, इसका मतलब आई कुड नॉट प्रूव, आई कुड नॉट प्रिवेल, मैं ये सिद्ध नहीं कर पाया कि पाकिस्तान कहा था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया पहलगाम में, उसको उल्लेख नहीं किया। इसका माने आप जो बाइकआउट किया वो मजबूरी थी, क्योंकि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज यूनाइटेड अगेंस्ट यू। भाई कहते हैं ना कि अगर सड़क पे आप चल रहे हैं मोटरसाइकिल लेके और आप देख रहे हैं हर आदमी दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि हर आदमी गलत डायरेक्शन पे चल रहा है। पहले एक बार निगाह दिखा के दौड़ लीजिए, कहीं आप तो राइट साइड पे ड्राइव नहीं कर रहे हैं, वो सब सही चल रहा है और आप गलत चल रहे हैं। तो अगर आपके खिलाफ अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, रूस आपका साथ नहीं दे रहा, ईरान ने आपको बैकआउट कर दिया, कनाडा आपके पीछे पड़ा हुआ है, केन्या ने आपके प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, श्रीलंका ने कैंसिल कर दिए, बांग्लादेश कैंसिल कर रहा है, तो इसका ऑस्ट्रेलिया आपके खिलाफ मुकदमे लड़ रहा है हर जगह, इसका मतलब यह है कि दे आर नॉट ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन आज के तारीख में मुश्किल ये हो गई है कि वो हिंदू 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 हिंदू, चाहे हिंदुत्व के नाम पे हिंदुस्तान खराब हो जाए। भाई हिंदुस्तान प्रायोरिटी है या हिंदू धर्म प्रायोरिटी है? मेरी निगाह में हिंदुस्तान इज द टॉप थिंग, तिरंगा और भारत माता, तिरंगा और भारत माता से ऊपर इस देश के अंदर कुछ नहीं। बिल्कुल। अब अडानी जी की मोहब्बत में मोदी जी जो है वो देश लुटा रहे हैं, कब तक लुटाते रहेंगे ये देश के लोग तय करें, अपने अधिकार कैसे सुरक्षित करने ये देश के लोग तय करें। समझाया बहुत जा चुका है, बताया बहुत जा चुका है। बिहार के ऊपर जिस तरीके का संकट है, अब उससे बिहारी कैसे उभरेंगे, बिहार के लोग कैसे उभरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सर मौका रहेगा बिहार के लोगों के पास? नहीं, अगर कोई आंदोलन नहीं होता है और चुनाव आयोग इसको कराने में सफल हो जाता है, नोट करके रख लीजिए 50 सीटों में इंडिया गठबंधन निबट जाएगा। चलिए, अगर आप नहीं चाहते हैं, बिहार के लोग नहीं चाहते हैं कि ये वो आखिरी बार नहीं वोट नहीं डाल चाहते रहे हों। हैं, लेकिन ये बिहार की जनता क्या करेगी अगर राहुल गांधी नहीं रिस्क नहीं नहीं ले सकते, नहीं नहीं, अगर मैं दूसरी तेजस्वी चीज, यादव सड़क पे नहीं उतर सकते, लाठी नहीं खा सकते और अपना सिर नहीं फुड़वा सकते, तो भैया ये अब एसी की राजनीति नहीं चलेगी। या तो सड़क पे उतरो, जनता उतरने के लिए तैयार है कि नहीं पता चल जाएगा, और नहीं उतरोगे तो जनता को दोष मत दो, जनता चाहती है, आप ही लोग निकम्मे हो। विपक्ष तय करे, जनता तय करे कि उनको क्या चुनना है, कैसे चुनना है, कैसा भविष्य चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।